ये वोट रेफरेंडम है जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया, जो यहाँ के स्पेशल स्टेटस को हटाया गया। सजाद लोन ने मंच पे मोदी जी को बड़ा भाई कहा, लेकिन उसके बाद आज वही सजाद लोन बीजेपी हाय हाय बीजेपी का जो यार है, गद्दार है करके नारे दे रहे हैं। जितना मैं इंजीनियर राशिद को जानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है जो उनको अभी नाम दिया जा रहा है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा जा रहा है, वोट काटने के लिए भेजा गया है, शायद उसमें उतनी हकीकत नहीं है। और जरूरत पड़ने पे अगर कल को जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स आएंगे और अगर कांग्रेस एनसी को सीटें कम पड़ती है और इंजीनियर राशिद के पास नंबर्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि ही विल प्रेफर गोइंग विद द secular voices rather than going with the fundamental party like बीजेपी। इंजीनियर रशीद को मैंने कवर किया है उनको, जब वो असेंबली में आते थे तो वो खुल के नाराबाजी करते थे। कश्मीर को वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमेशा बोलते रहे, इवन असेंबली के अंदर भी बाहर भी। उन्होंने राजकुमारी के लिए अंदर भी, रेफरेंडम के लिए अंदर भी बात की, बाहर भी बात कर रही है। और अभी अगर उनके मैनिफेस्टो की बात आप करें तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो क्या बीजेपी उनकी लाइन को टो करेंगे? क्या वो मसला कश्मीर को हल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद इतना बड़ा डिसीजन लेंगे, पॉलिटिकल सुसाइड वो नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, एक दौर का मतदान हो चुका है, बाकी के 2 दौर बाकी हैं अभी। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट। अभी हमारे साथ वो गांदरबल से जुड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। उनका नाम है सनम तसद्दुक। सनम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या फर्क है इस बार पहले और अब के चुनाव में? आप 10 साल पहले तो आप, और आपकी उम्र कम रही होगी। जी बिल्कुल, उम्र के भी 10 साल बढ़ गए हैं और अनुभव के भी 10 साल अगर हम बोले तो वो भी बढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लिए जो ये चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं, तो इनके भी माने बिल्कुल बदल गए हैं। क्योंकि जब 10 साल पहले हम जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, तब आपको पता है कि बाइकॉट, स्टोन पेल्टिंग और लोग चुनाव से दूर रहते थे। लेकिन जो 2019 के बाद से जो परिस्थितियां बदली है, उसके बाद जो लोग हैं, लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं, कैंडिडेट्स भी, और लोगों का भी उत्साह बढ़ चुका है। कुछ लोगों का ये कि डेमोक्रेसी पे उनका यकीन बढ़ गया है, और कुछ ऐसे लोग के जो कुछ पार्टीज को दूर रखने के लिए अब अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बदलाव की वजह क्या है? मतलब पहले लोग चुनाव में वोट डालने के लिए नहीं आते थे, वो नाम मात्र को आते थे। 1%, 2%, 3% तक गया है नीचे वोटिंग परसेंटेज, बहुत कम लोग आते थे। अब इस बार लोग इतना क्यों आ रहे हैं? तो श्रवण जी, अगर हम बात करें जो 1990 से जो मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, तो उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ था 1996 में, तो तब से ही जो सेपरेटिस्ट क्वार्टर है वो बाइकॉट की कॉल्स देता रहा। और लोगों का समर्थन, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि लोगों का समर्थन उन्हें हासिल नहीं था। ये बात तो साफ है कि अगर वो उनके कहने पे कुछ लोग भले डर के कारण वोट नहीं करते थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो अपनी नाराजगी दिखाते हुए वोट नहीं करते थे। लेकिन अल्टीमेटली जो रियलाइजेशन हुई लोगों को, और मैं खुद की बात करूं, जो पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, मैंने उस बार पहली बार मतदान किया। क्यों? डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उस पे यकीन लोगों को नहीं है। और बात करें, अगर हिस्ट्री की बात यहाँ करें जम्मू कश्मीर की, तो 1947 से लेके अभी तक जो यहाँ पे गवर्नमेंट्स बनी है, कहीं ना कहीं उसका सेंटर का आशीर्वाद रहा है। वो इंस्टॉल करने में सेंटर का बड़ा रोल रहा है। तो उस कारण से भी कई लोग निराश हो चुके थे इस पोल प्रोसेस से। जैसे आपको 87 का इलेक्शन याद होगा, जो वर्स्ट एवर इलेक्शन यहाँ की हिस्ट्री में माना जाता है, जो पूरी तरह से रिग किया गया है। और
हाँ, तो जी आपने मिलिटेंट्स की का जिक्र किया, तो इस बार इस मायने में तो बहुत ही अलग है ये चुनाव, क्योंकि इस बार जैसी खबरें आई हैं कि बहुत सारे एक्स मिलिटेंट हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, वो भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। ये वाकई हो रहा है ऐसा? जी। जी बिल्कुल 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 कहीं मतलब, लेकिन अगर हम बात करें एक्स मिलिटेंट्स की, अगर हम बात करें, वो आज पहली बार नहीं हो रहा है। वो इससे पहले भी आपको जैसे कुकपरे का सामने याद होगा, जावेद शाह थे, हिलाल थे, जो अनंतनाग सीट से लड़ रहे थे। ये हम्म, पहले से चलता रहा है, लेकिन इस बार का जो ये है कि एक्स मिलिटेंट्स के साथ साथ जो सेपरेटिस्ट क्वार्टर जो हमारा था, चाहे हम्म, वो हुर्रियत के कुछ मतलब सेकंड हम्म, रंग लीडर्स, हम्म, टॉप लेवल का तो नहीं बोलेंगे, सेकंड रंग जो लीडर्स थे, वो इन चुनाव में है। और जमात इस्लामी जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस बार फ्रे में है। वो भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो अब क्या देखते हैं इसमें सबसे बड़ा जो इशू एक 370 का है, वहां 370 को लेकर के क्या है लोगों में, मतलब कि क्या सोचते हैं देखिए, 2005 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, जो हमारी पार्लियामेंट ने जो यहाँ स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को हासिल था, मिला था, उसको वापस लिया गया। हालांकि अगर हम बात करें, बीजेपी ने कुछ इतना चमत्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो, हम कह सकते हैं, वो लास्ट नेल इन द कॉफिन हम कह सकते हैं। अदरवाइज 1962 से लेके ही मतलब जो कांग्रेस है, बाई 30 मील्स में जो 370 को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करती रही है। जैसे आपको पता है कि हम्म, हमारे 53 से 53 जो पोजीशन हमारी थी, यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं से प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा अलग फ्लैग, मतलब इंडियन फ्लैग हम्म, के साथ साथ जो स्टेट का हम्म, फ्लैग है, वो हम्म, होस्ट होता था। तो हम्म, उसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जो शेख अब्दुल्ला पहले प्राइम मिनिस्टर हम्म, हमारे रहे हैं। तो हम्म, फिर उसके बाद हम बात करें, फिर उसको आहिस्ता 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 करके 75 तक जो यहाँ के जो स्पेशल स्टेटस को कम किया गया, कमजोर किया गया। और 5 अगस्त 2019 को जो 370 का जो मुद्दा है, उसको दफन किया गया पार्लियामेंट में, जिसे लोग, हालांकि लोग खुश नहीं है। पहले लद्दाख और जम्मू वाले बहुत खुश इस बात से थे कि अब यहाँ पे ये हट गया है, अब हम मुख्य धारा में है, बाकी हम्म, लोगों समान है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो आपको, जैसे आपने देखा होगा कि लेह में जो सोनम वांगचुक जी है, वो राइट्स की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। वो पीछे काफी टाइम पे भूख हड़ताल पे भी रहे, अनशन पे रहे। फिर अभी उनका जो दिल्ली तक का पैदल मार्च भी चल रहा है, ताकि वहां उस एरिया को 6 शेड्यूल दिया जाए, उसको वहां जो लद्दाख है, हम्म, लद्दाख को जो सिक्योर किया जाए। तो वही बात करें, जम्मू के लोग भी अब उतने ज्यादा खुश नहीं थे, जो 5 अगस्त 2019 में जिन्होंने हम्म, ढोल नगारे बजाए। हम्म, आज वहां पे भी मेजोरिटी ऐसी लोगों की है जो इस डिसीजन से आज खफा है। और उसका असर सीधा सीधा जो अभी हमारे इलेक्शंस है, उसमें आपको दिख जाएगा कि कितना लोग खुश है उस चीज से, उस फैसले से। और यही अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर की बात हम करें तो कश्मीर में जो पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन अभी हमारा हुआ, तो उस टाइम भी लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि ये वोट रेफरेंडम है, जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया, जो यहाँ के स्पेशल स्टेटस को हटाया गया, जिसमें मैंने आपको कहा कि कमजोर तो हो ही गया था, लेकिन एक यह था कि यहाँ की नौकरी और यहाँ के जो लैंड राइट्स है, वो यहाँ के लोगों के पास थे। तो अब ये माना जा रहा है कि जो बाहर से लोग आएंगे, हालांकि थोड़ा सा मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ कि जो 35 ए हमारा है, वो 1927 के आसपास जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह जी, उनके पास गुहार लगाई कि कश्मीरी पंडितों ने की। तो कश्मीरी पंडित डोगरों के साथ मिलके गए, और तब ये कहा गया कि जो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्टेट है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज उतने नहीं है। और अगर खासकर पंजाब, हमारी नेबरिंग स्टेट है, पंजाबी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के रिसोर्सेज पे
कंट्रोल होगा और यहाँ के जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, यहाँ की लिमिटेड नौकरियां हैं, पता है आपको कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ ना के बराबर है। तो जो भी यहाँ पे निर्भर करता है या तो हमारे जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हैंडलूम वगैरह है, और साथ में ये सरकारी नौकरियां हैं जो करीब 5 लाख के करीब हमारी सरकारी नौकरी है उस पे है। तो तब यहाँ पे ये 35A लगा दिया गया था ताकि जो बाहर के लोग यहाँ की जमीनें और यहाँ के जो नौकरियां या यहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा ना कर सके और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उतना ना कर सके। और लिमिटेड ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट तब से होता रहा। और अभी आज हम बात कर रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के आप सुनते रहेंगे कि इन्वेस्टमेंट लाया गया, इन्वेस्टमेंट लाया गया, इन्वेस्टमेंट लाया गया। अगर आप 2019 से लेके अभी तक अब 5 साल हो गए हैं, जो ये 5 सालों में आप देखेंगे और पीछे 5 साल देखेंगे, ज्यादा अंतर नहीं है। इस बार जो वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो पब्लिक जो है 370 के पीछे वोट देगी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है, और कांग्रेस भी इसको सपोर्ट कर रही है चुप रहकर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो इस बार के चुनाव होने हैं तो निस्संदेह जो वोट होगा वो होगा कि जो 370 है वो हटाया गया, उसके प्रति नाराजगी। दूसरा जो बीजेपी है, बीजेपी को टू कीप अवे फ्रॉम यहाँ की सरकार से, उसके लिए वोट लोग करेंगे, इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करें जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का तो पहले अलायंस है, और अभी कल ही जो पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता है उनका भी उन्होंने ये कहा कि जरूरत पड़ने पे अगर नेशनल कांग्रेस अलायंस को जरूरत पड़ती है तो वो समर्थन दे सकते हैं। हाँ, ये खबर आई है। ये ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आप यहाँ पे अब कांग्रेस एनसीपी सरकार देखेंगे ही। और अगर हम बात करें जो पिछली बार जो यहाँ पे लेह प्रोविंस की हम बात करें, लेह से बीजेपी ने 25 सीट्स हासिल की थी, लेकिन इस बार हमें वो नहीं लग रहा है कि वो 25 के नंबर को मेंटेन कर पाएंगे। हालांकि बात की जा रही है कि उससे ऊपर चला लेह की जाएगा। बात छोड़ देते हैं, लेह की बात हम अभी इससे छोड़ मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। जम्मू से उन्होंने 25 सीटें पिछले इलेक्शन में ली थी। जो पिछली बार 10 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था तब 25 सीट्स उन्होंने जम्मू से सीट्स ली थी। लेकिन इस बार जो सीट नंबर है जो मेरी नजर में है वो 15 से 18 के आसपास रहेगा, और उससे ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो कश्मीर में भी वो खाता खोलेंगे, ऐसा कोई परिस्थिति हमें नजर आ नहीं रही है कि मतलब बीजेपी यहाँ से खाता खोले, और सामने अब जहाँ से अलायंस पहले मौजूद है। हाँ, लेकिन तो इसमें एक बार इधर बहुत चर्चा है कि बीजेपी इस बार पूरी कोशिश करेगी, जम्मू से मैक्सिमम सीटें लेंगी, और घाटी में जो है जो इंजीनियर राशिद हैं, ठीक है ना, उनकी मदद ले करके, और जो जमाते के कुछ जो निर्दलीय हैं उनको मिला करके ये पूरी कोशिश कर सकते हैं वहां सरकार बनाने की। तो क्या ये संभावना बनती है ऐसी कुछ, अगर वो 25 के आसपास निकाल लेती है बीजेपी, 25, 28, 30 जो है, इस बात में कितना दम है कि इंजीनियर राशिद को जी? श्रवण जी, अगर हम बात करें इंजीनियर रशीद का, अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो सेपरेटिस्ट खेमे को ही रिप्रेजेंट करते रहे हैं और रायशुमारी की बात करते रहे हैं। अभी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी जो कश्मीर में मतलब पहले से देखने को मिला है, तो यहाँ पे जो भी पार्टी नहीं आती है, चाहे गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी आई, या अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है, या फिर अभी इंजीनियर रशीद है, तो इनको ब्रांड किया गया, या सजाद लोन है, इनको ब्रांड किया जा रहा है बीजेपी की बी टीम। हालांकि अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बीजेपी के साथ गठजोड़ पास्ट में किया है। पीडीपी 2 बार गठजोड़ कर चुकी है। पहले मुफ्ती साहब के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उन्होंने जो
2014 में सरकार बनाई और उसके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती को समर्थन देके उन्होंने फिर से उनके साथ सरकार बनाई। तो यहाँ पे जो बीजेपी की भी पोल खुलती है कि वो बोलते हैं कि हम जो खानदानी राजनीति के खिलाफ है उसका तोड़ करने के लिए है, लेकिन ये वही बीजेपी है जिन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ 2 बार हाथ मिलाया, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ 2 बार हाथ मिलाया। तो मतलब ये भी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते हैं। और वहीं अगर जरूरत पड़ती है, अगर एनसी अलग से चुनाव लड़ रहे होते और बीजेपी को एनसी की जरूरत पड़ती है, ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करते कि ये इनका समर्थन नहीं लेते हैं। जैसे आपको 2014 का इलेक्शन जब नारा इनका था 44 प्लस का नारा तब था, तो तब भी इन्होंने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया, जबकि चुनाव इन्होंने लड़ा कि हमने जो यहाँ पे खानदानी राजनीति है, जो फैमिली डायनास्टी रूल यहाँ पे चल रहा है, 3 पार्टियों का उन्होंने नाम लिया, अब्दुल्ला, फिर पीडीपी, मुफ्तीज का और कांग्रेस का, तीनों का नाम लेते उन्होंने कहा कि इनको डायनास्टी पॉलिटिक्स से निजात दिलानी है जम्मू कश्मीर को। लेकिन आखिर में जब जरूरत पड़ी तो तब इन्होंने महबूबा मुफ्ती का ही हाथ थामा और मतलब हाँ, तो डायनास्टी वही रूल का ही वही आरंभ। आप तो उसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या फिर इंजीनियर राशिद के साथ ऐसा हो सकता है जो बीजेपी ने पीडीपी के साथ मुझे संभावना नहीं, श्रवण जी, इसी मुझे बात की ऐसी तो बिल्कुल चर्चा भी है, संभावना इसमें नहीं। सच्चाई है क्या? वहां के लोग क्या सोचते हैं? जस जितना मैं इंजीनियर राशिद को जानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है जो उनको अभी नाम दिया जा रहा है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा जा रहा है, वोट काटने के लिए भेजा गया है, शायद उसमें उतनी हकीकत नहीं है। और जरूरत पड़ने पे अगर कल को जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स आएंगे और अगर कांग्रेस एनसी को सीटें कम पड़ती है और इंजीनियर राशिद के पास नंबर्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि ही विल प्रेफर गोइंग विद द secular voices rather than going with the fundamental party like BJP. आपका कहने का इतना तो मतलब वो है कि श्योर हूँ एनसी कांग्रेस को अगर थोड़ी कम सीटें मिलती हैं तो इंजीनियर राशिद की मदद वो ले सकते हैं। बिल्कुल इंजीनियर रशीद ऑफर कर सकते हैं उनको बाहर से सपोर्ट, और मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार होंगे। और जितना नहीं, प्रोजेक्ट ये किया जा आपकी रहा निजी है, राय है या वहां की पब्लिक भी ऐसा सोचती है? ये लोगों, मेरी भी राय है और जो आम लोग हैं उनसे भी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, जो पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं, उनका भी मानना यही है कि इंजीनियर रशीद इतना मतलब पहले ही इतने बड़े इलेक्शन में सुसाइड नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ हाथ मिलाना, जैसे आपको पता है कि सजाद लोन ने मंच पे मोदी जी को बड़ा भाई कहा, लेकिन उसके बाद आज वही सजाद लोन बीजेपी हाय हाय बीजेपी का जो यार है, गदार है करके नारे दे रहे हैं। सो ये बात साफ है कि बीजेपी ने वफा निभाई नहीं, ना अल्ताफ बुखारी के साथ, ना सजाद लोन के साथ, और ये सब कुछ इंजीनियर राशिद को पता है। और अब जब किसी को बेवफाई का नाम लगाई हुआ, तो अगर वो 2 माशूम के साथ मतलब अपना रिश्ता नहीं निभा पाए, तो इंजीनियर रशीद के साथ क्या ही निभाएंगे, जो उनके लिए कल को एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपने इंजीनियर रशीद को मैंने कवर किया है उनको, जब वो असेंबली में आते थे तो वो खुल के नाराबाजी करते थे। कश्मीर को वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमेशा बोलते रहे, इवन असेंबली के अंदर भी बाहर भी। उन्होंने राजकुमारी के लिए अंदर भी, रेफरेंडम के लिए अंदर भी बात की, बाहर भी बात कर रही है। और अभी अगर उनके मैनिफेस्टो की बात आप करें तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो क्या बीजेपी उनकी लाइन को टो करेंगे? क्या वो मसला कश्मीर को हल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद इतना बड़ा डिसीजन लेंगे, पॉलिटिकल सुसाइड वो नहीं करेंगे, जबकि अभी आगे के लिए उनके लिए काफी रास्ते खुलने वाले हैं। जी हाँ, तो ये आपने बड़ी बात बताई, आपने बिल्कुल साफ कर दिया इस मुद्दे को जिसे लेकर बड़ी चर्चा है चारों तरफ जो है यहाँ इन दिनों। अगला दौर आने वाला है मतदान का, इसमें क्या संभावना है?
10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद और आर्टिकल हटने के बाद 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, पहले इलेक्शन हो रहे हैं। अब हालांकि अब स्टेट नहीं, जो पिछला इलेक्शन हुआ था वो स्टेट इलेक्शन हुआ था, और जो ये इलेक्शन हो रहे हैं ये स्टेट इलेक्शन नहीं है, यूटी के इलेक्शन है। और वादा ये है कि स्टेट को बहाल किया जाएगा, बट वो स्टेट नहीं होगी जो स्टेट 2014 में रही, स्टेचर के हिसाब से, लेजिस्लेचर के हिसाब से, क्योंकि पावर्स रहेंगे एलजी के पास। ये दिल्ली के टाइप की आपकी स्टेट है जो अब रहेगी, और जो आपके जो भी होम अफेयर्स जो है वो आपके एलजी देखेंगे, जो ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स है वो आपके एलजी देखेंगे। दैट मीन्स जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन के आएगा उनको छोटी सी छोटी बात के लिए अब एलजी के चौखट पे जाना पड़ेगा। और पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं वो काफी पावरफुल रहते रहे हैं, अभी 2018 तक। लेकिन जो अभी हालात बदले हैं, नए हालात में अब जो स्टेट है वो स्टेट भी काफी कमजोर स्टेट है। जी ठीक ठीक है समीर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे बात होती रहेगी जम्मू कश्मीर चुनाव पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जम्मू कश्मीर से सनम तसद्दुक़। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।